A very good morning to all of you. 8th class बच्चे, this is your Safia Miss here and I again welcome you all in your history class lecture 4th. So students, हम chapter 10 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पावर्स जो हैं वो कैसे डिवाइड की जाएंगी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The Constitution sought to balance the competing claims by providing 3 lists of subjects. जो दावे किए जा रहे थे कि सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी जाएं, स्टेट को ज़्यादा पावर्स दी जाएं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवीजन ऑफ पावर्स कि पावर्स जो हैं वो कैसे डिवाइड की गई 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में. सो बच्चे, लिस्ट 1 जो है वो है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 जो है वो क्या है, स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 जो है वो है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट की बात हम करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो लिस्ट 1 इज़ यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज. यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो कानून बनाएगी. ओके, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स. सो स्टूडेंट, फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और कौन कौन सी सब्जेक्ट आते हैं इसमें, टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स. सो हम लिस्ट सेकेंड डिस्कस करते हैं. सेकेंड लिस्ट जो है वो है स्टेट लिस्ट की, एंड इसमें स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज. ठीक है, इसमें किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास. और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ. सो लिस्ट थर्ड इज़ कॉन्करेंट लिस्ट. इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज. इसमें सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है कि वो कानून बनाएगी, पर किस सब्जेक्ट के रिलेटेड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड. तो बच्चों, पावर्स जो थी वो 3 लिस्ट में डिवाइड की गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बोथ स्टेट एंड सेंटर मिलके काम करेगा. ओके, तो बच्चे आपको क्लियर हो गया. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न्ड लैंग्वेज. अब एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, एक और डिस्कशन स्टार्ट होगी असेंबली में, किसके रिलेटेड, कि लैंग्वेज. Many members believe that the English language should leave India with the British rulers. Its place, they argued, should be taken by Hindi. However, those who did not speak Hindi were of a different opinion. तो बच्चे, कुछ लोगों का मानना ये था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही वापस चली गई है. ठीक है, तो हिंदी जो है, हिंदी को लैंग्वेज बनाना चाहिए इंडिया की. पर जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी उनका अपना डिफरेंट ओपिनियन था. अब हम डिस्कस करते हैं कि उनका क्या ओपिनियन था. ओके, सो बच्चे, हमने एक व्यू डिस्कस किया जिसमें क्या कहा था कि हिंदी को लैंग्वेज रखना चाहिए. बट सेकंड व्यू जो आया वो साउथ के लोगों के बिहाफ में आया, जो टी कृष्णमाचार्य ने कहा. उन्होंने वार्निंग दी, अगर हिंदी साउथ के लोगों पे इम्पोज की जाएगी तो वो अपनी स्टेट को अलग कर देंगे, वो डिमांड करेंगे कि उनकी जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनको अलग कर दिया जाए. ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश में कंफर्टेबल थे. क्योंकि बच्चे, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने एक तो अपने स्टेट की लैंग्वेज एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, इसीलिए वो इंग्लिश में कंफर्टेबल थे. अब वो नहीं चाहते थे कि वो हिंदी को भी सीखें, इसीलिए उनकी डिमांड की थी कि इंग्लिश जो है उसको भी इंडिया की लैंग्वेज रखना चाहिए. तो बच्चे, फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ किया गया. ठीक है, एंड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ एंड फाइनली किस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा एंड इंग्लिश वुड बी यूज्ड इन द कोर्ट्स, द सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर. एंड इंग्लिश को कोर्ट में यूज़ किया जाएगा. ठीक है, एंड अगर हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई बात करनी है, ठीक है, लिंक लैंग्वेज रखा जाएगा. ठीक है, तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इंग्लिश.
Many Indians contributed to the framing of the constitution, but perhaps the most important role was played by Dr. B.R. Ambedkar और भीम राव अम्बेडकर. So students, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे इंडियंस का योगदान था, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का. अब हम इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका बर्थ 1891 में हुआ था एंड 1956 में इनकी डेथ हुई थी. ठीक है. रेस्पेक्टिवली रेफर्ड टू एस बाबा साहेब. इनको क्या कहा जाता था? बाबा साहेब. बिलोंग टू अ मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली. वो कहाँ से बिलोंग करते थे? दलित फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है. अ लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट. ही इज़ बेस्ट नाउन एज अ रिवर्ड लीडर ऑफ द दलित्स एंड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दलित जो थे वो भी एक लोअर कास्ट थी. इन्होंने लोअर कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं. ठीक है. ये लीडर बन के सामने आए हैं दलित के लिए एंड इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहेब अंबेडकर जी का, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. एंड उनकी ही सुपरविजन में जो डॉक्यूमेंट्स सारे थे उनको फाइनलाइज्ड किया जाता था. इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डॉक्टर अंबेडकर पॉइंटेड आउट दैट political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. So students, उनका कहना ये था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए. ये बात उन्होंने अपनी फाइनल स्पीच जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दी थी वहाँ पे कहा. ओके. गिविंग द राइट टू वोट would not automatically lead to the removal of other inequalities such as between rich and poor or between upper and lower caste. उनका कहना ये था कि पॉलिटिकली लोगों को वोट करने का अधिकार देने से, ठीक है, जो बाकी इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं लोगों के साथ, जैसे रिच एंड द पोर, अपर एंड द लोअर कास्ट, ठीक है, इनमें जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये रिमूव नहीं होंगी, ये ख़त्म नहीं होंगी. विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ही सेड, India was going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. इनका कहना था कि पॉलिटिकली तो लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, विधानसभा में सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई हैं, बट सोशली और इकोनॉमिकली जो लोग हैं वो क्या फेस कर रहे हैं? इनइक्वालिटी. ओके. इन पॉलिटिक्स we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. उनका कहना था पॉलिटिकली तो हम ये प्रिंसिपल कह रहे हैं कि वन मैन, वन वोट और वन वैल्यू, कि एक आदमी का एक वोट होगा और उसकी वैल्यू भी होगी. ठीक है. बट इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीज़न ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू. उनका कहना ये था कि सोशली एंड इकोनॉमिकली जो ये प्रिंसिपल है वन मैन, वन वोट एंड वन वैल्यू, इसको कहीं ना कहीं डिनाई किया जा रहा है. ओके. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ओके. 8th क्लास. थैंक यू.